हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री की क्लास 2 लेकर आ गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर आप करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हम आज राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। राजस्थान इतिहास के अंदर सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। इससे पहले जिसने राजस्थान इतिहास की ये फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने सिलेबस का एक्सप्लेनेशन किया था कि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट या क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, ये सभी के लिए उपयोगी है। एलडीसी के लिए, पीटीईटी के लिए, आरएस के लिए, कंप्यूटर अधीक्षक जो बीसीआई है उसके लिए, छात्रावास अधीक्षक आरएस तक लेवल तक की आपको इसमें क्लास मिलेगी। तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और एक जाके क्लास देखें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय तो पढ़ना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, कि सामान्य इतिहास क्या है, इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे चालू हुआ इतिहास लेखन, तो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसी की शुरुआत करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सबसे पहले राजस्थान शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, जिसे यहाँ पे ब्रह्मव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ब्रह्मव्रत। उसके बाद हम बात करते हैं तो राजस्थान का द्वितीय चीज मिलती है, वो है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है राजस्थान का। ये बसंतगढ़ की शिलालेख की ओरिजिनल फोटो है। तो बसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान को राजा स्थानादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा स्थानादित्य। राजा स्थानादित्य का अर्थ होता है राजाओं के रहने का स्थान। क्या इस नाम क्या मतलब होता है? राजाओं के रहने का स्थान। ये कहाँ का है? ये सिरोही का है। सिरोही में मिलता है। 625 ईस्वी का है और राजा वर्मलाद के समय का है। कब का है? राजा वर्मलाद के समय का, 625 ईस्वी का। तो आगे चलते हैं। अब थर्ड इसके ऊपर चीज आती है। वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण लिखी। उन्होंने रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतर गया कहा है। मरुकांतर यानी होता है रेगिस्तानी इलाका। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका जिसके अंदर वाल्मीकि जी ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान को राजपूताना। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा है? तो मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द कहा है। मौखिक रूप से कहा है। और इस मौखिक रूप की कहा है उसकी हमको पुष्टि कहाँ मिलती है? वो मिलती है लिखित के अंदर। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने जो अपनी पुस्तक लिखी उसके अंदर हमको मिलती है। उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किसके ऊपर लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन ने इनके ऊपर लिखी थी। तो आपको समझ में आया ये तो कोई पूछे कि जॉर्ज थॉमस जिसने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक उल्लेख किया, और ये जानकारी कहाँ मिलती है? मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम की बुक में, जिसको किसने लिखा था? 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान को रायथान, या तो राजस्थान और रायथान, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये देखिए कि कर्नल जेम्स टोड है। आपने देखी नहीं वो फोटो, तो मैं आपके लिए हर चीज की फोटो लाए। हम हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे। पिक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसे विजुअलाइजेशन से कहीं नहीं मिलेगा। देख लेना, आप किसी ने जनरल डेमथोड की फोटो दिखाई। मैं आपको अगर सभ्यता, आपके एलडीसी में तो है नहीं, पर सभ्यता टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे। एलडीसी वालों के लिए सभ्यता मध्यकालीन इतिहास से चालू हो रहा है। तो अपन जब महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी, किले, दुर्ग सब पढ़ेंगे ना, एक एक चीज की विथ विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिलेगा। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। इसका इसके पीडीएफ, ये क्लास पीडीएफ पीपीटी के साथ साथ आपको नोट्स तक मैं प्रोवाइड करूंगा, वो भी विदाउट चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल से जुड़ना। ठीक है। तो अब राजस्थान और राजस्थान किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है।
कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ कहा है, अपनी पुस्तक के अंदर कहा है, और पुस्तक का नाम क्या है, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। क्या नाम है, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। क्या नाम है, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड है। तो अब एनाल्स एंड एंटिक्विटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। ये देख लीजिए, ये पुस्तक है, यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की फोटो बनी हुई है, ये देखिए नाम आपको दिख रहा होगा, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, दिख रही है ना, ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दिख रहा है आपको। और किसने लिख रही है, जेम्स टोड ने दिख रही है। ये वॉल्यूम 1 है, मतलब ये बात का है। इसके बात करते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, जी एच ओझा ने इसको हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट किया था हिंदी में। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, जिसको किसने ट्रांसलेट किया था, जी एच ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसने ट्रांसलेट किया था। यह बुक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है, जब आप उस बुक कोई भी अपन खरीदते हैं तो उसके तीसरे या चौथे पढ़ने में प्रेरणा या ऐसे कुछ मिलता है ना, तो उसके अंदर किसको समर्पित है, ये यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित। उसके बाद हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। देखिए एकदम मैं जब पढ़ता था, मैंने जब फर्स्ट बार इतिहास पढ़ा था, मेरे को इसका नाम ऐसा लगा कि ये कोई बुढ़ा आदमी होगा, पर देखो कितना यंग लग रहा है ये, एकदम मस्त गोरा चिट्टा अंग्रेज। तो इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। अब इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान इतिहास के जनक, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही राजस्थान का इतिहास लिखा था, और राजस्थान इतिहास के जनक या राजस्थान इतिहास के पिता। और क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। जन्म इनका कब हुआ था, 1782 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ, और मृत्यु हुई थी 1835 में। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1835 में। ये प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम सामंती जागीरदारी व्यवस्था पर प्रकाश डाला। ठीक है, सामंती या जागीरदारी व्यवस्था पर प्रकाश डाला। अब सामंती या जागीरदारी व्यवस्था हम आगे, जब हम मध्यकालीन इतिहास की पुरानी व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अंदर हम सब पढ़ेंगे, खालसा भूमि, जागीरदार भूमि, कौन से कर, लाता कुंटा, चौरी कर, सब पढ़ेंगे हम। कौन कौन से सेवक, कौन कौन से प्रधानमंत्री, ऐसे सब, दीवान, हर चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे। और कुछ कुछ होंगे जो ये पीपीटी में पढ़ा है उनको अच्छा नहीं, तो पीपीटी से पढ़ना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि ये ना आपका टाइम बचाती है। ठीक है, आपका सबसे पहले टाइम बचाती है। आप जल्दी जो दूसरी जगह 1 घंटे में जो टॉपिक कर रहे होंगे ना, वहाँ आप 15 मिनट में टॉपिक कर लेंगे पीपीटी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, इसी का ही खेल है सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन काल सभ्यता और इतिहास की। हम एलडीसी वालों के लिए प्राचीन काल सभ्यता उनमें नहीं है, पर यहाँ वो टॉपिक आप छोड़ देना, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत केवल डीप इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे प्राचीन काल सभ्यता और इतिहास का। तो उससे बात करते हैं, सबसे पहले इतिहास के स्रोत आते हैं, यानी कि इतिहास लिखा, किसी ने लिखना चालू किया तो कैसे लिखना चालू किया। तो दो चीजों में बांटा गया है इसको, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। कौन कौन से होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, खुदाई में निकली सामग्री, खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, तामपत्र और भवन, मूर्ति, चित्रकला। ठीक है, ये चित्रकला वो नहीं है जो अपन राजपूना पेंटिंग वो पढ़ते हैं, ये चित्रकला अलग अलग है, जो अपन को गुफाओं में मिलती है, जो आदि मानव के टाइम की मिलती है। इन्हें हम शैलाश्रय कहते हैं। ठीक है, या शैल चित्र कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। कब की गई थी, 1861 में। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है, कब की गई थी, 1861 में की गई थी। किसके नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय एसीएल कार्लाइल को जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, किसको जाता है, एसीएल कार्लाइल को। कब कब चालू किया था इन्होंने, 1871 में। अब इन्होंने काम क्या किया गया था, तो इन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण में मानव अस्थियों की प्राप्ति की थी। किसकी प्राप्ति की थी, मानव अस्थियों की। ये मानव लिखा हुआ है, थोड़ा ये एडिटिंग में रह गया, मानव अस्थियों की प्राप्ति की। अब सभ्यता और प्राचीन कालीन सभ्यता, अब इसको कैसे पढ़े, तो इतिहास को प्राचीन
इतिहास को या प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। इतिहास को या प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में बांटा जाता है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो ये तीन भाग हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आग ऐतिहासिक काल। क्या नाम है? आग ऐतिहासिक काल। तीसरा नाम है ऐतिहासिक काल। ये तीनों हम वन बाय वन पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बहुत अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं मिलती। ये आदिमानव युग, ठीक है। लिपि हमें नहीं मिलती, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब लिपि नहीं मिलती यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी कैसे पता चला इन्हें? केवल खुदाई की सामग्रियों से पता चला है कि ऐसे लोग बाग रहते थे, ऐसे कुछ करते थे, या ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात करते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल, लिपि बिल्कुल मिलती है, लिपि मिलती है, पर पढ़ा नहीं जा सकता। पर उससे क्या हो सकता है? पढ़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता। अब कोई ऐसा है, जैसे आप यहाँ के हो तो आप साउथ की लिपि नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो नहीं पढ़ सकते भाई। तो ऐसी ऐसी वहाँ पे लिपि मिली है। ये इस टाइप की लिपि या ऐसे कुछ लिपि मिली है जिसे हम सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। सर्पिलाकार यूं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कभी क्या ऐसे, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो इसके उदाहरण क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की लिपि मिलती है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वैदिक काल, ये राजपुराना जितने भी हैं उनके ताम्रपत्र अभिलेख सब उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। जिसे पढ़ा भी जा सकता है, संस्कृत में लिखे हुए हैं और अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें पढ़ा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पाषाण काल। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, उसके अंदर ये पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला काल है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल। दूसरा है, इसको ही नाम पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। सेकंड है मध्य पाषाण काल। और थर्ड है उत्तर या नव पाषाण काल। क्या नाम है? उत्तर या नव पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर या नव पाषाण काल। उसके बाद पूरा पाषाण काल की हम चीजों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो पूरा पाषाण काल 1870 में सीए हेगड़े ने सर्वप्रथम जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार प्राप्त की थी। क्या कहा प्राप्त की थी? हैंड एक्स। हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त की थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सैटन कार ने 1908 में झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे, ठीक है। उसके बाद जालौर जिले के लूनी नदी के किनारे इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचिन को जाता है। किसको जाता है? बी आलचिन को। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसने लूनी नदी के किनारे पाषाण उपकरणों की खोज की थी। तो बी आलचिन ने की थी। के बाद बात करते हैं जो पूरा पाषाण है, तो उसको चंबल बनास व लूनी व इनकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसको चंबल बनास सभ्यता कहते हैं। पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं यहाँ से भी। और पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना सीख लिया था। क्या सीख लिया? आग जलाना सीख लिया था, पर पहिया बनाना नहीं सीखा था, ना खेती करना सीखा था। तो इससे अपरिचित था। उसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल पश्चिमी राजस्थान में लूनी व उसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़ व बेड़च आदि नदी एवं विराट नगर के मध्य से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल के उपकरण में स्केपर और पॉइंट विशेष है। क्या नाम है? स्केपर और पॉइंट विशेष उल्लेखनीय है। इस संबंध इस समय तक मानव पशुपालन सीख चुका था, यानी पशुओं का पालन करना सीख चुका था। गाय भैंस पाल रहा था, ऊँट पाल रहा था, तो पर उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। पशुपालन तो कर रहा था, पर कृषि का ज्ञान नहीं। अब देख लीजिए स्केपर और पॉइंट जो हमने बात की थी, ये स्केपर और पॉइंट जैसे तीखे पत्थर बनाना सीख लिया, जैसे वो कुछ चीजें काटता था या कुछ करता था, तो ये स्केपर और पॉइंट है जो म्यूजियम में रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल,
इस काल में मनुष्य ने खेती द्वारा उत्पादन करना सीख लिया था, खेती करना सीख लिया था और खेती द्वारा उत्पादन यानी खाने की वस्तुएं बनाना सीख लिया, खानों की वस्तुएं प्राप्त करना सीख लिया था। हम कालीबंगा का पढ़ेंगे तो जो चावल ऐसी चीजें हमको मिलेगी। फिर उसमें पहिए का आविष्कार भी हो गया था, कपास की खेती चालू हो गई थी। इस युग को गार्डन चाइल्ड ने पाषाणकालीन क्रांति कहा। किसने इस युग को कहा है? नव पाषाण व उत्तर पाषाण काल को किसने गार्डन चाइल्ड जो एक पुराविद है उन्होंने क्या कहा है? पाषाणकालीन क्रांति। पाषाणकालीन क्रांति का मतलब ऐसा काल जिसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बनी, उसको कहते हैं क्रांति। तो उसके बाद आज तक की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, उसके लिए अलग से वीडियो में यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। इस जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन आंसर उसमें हैं, तो वहाँ से आप इसको देखें। इसका एक आंसर बता दीजिए, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। थैंक यू। तो आपको चैनल से जुड़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।